बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन पत्रकार हूं तो बोले बगैर रहा भी नहीं जाता है। कांग्रेस को तभी दलित पिछड़े याद आते हैं, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, जब मुसीबत में होती है और जैसे ही थोड़ा सा उसको ताकत मिलता है वो अपनी असली मनुवादी चरित्र में आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, एलन मस्क जो कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम कौन लेके आया? आज जो नीट का पेपर रद्द हो रहा है और एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने जितने परीक्षा लिए हैं, आपको पता ही कौन लेके आया है? लेकिन बात कई सारी है जिसको मैं करूंगा, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में कांग्रेस का जो पाप है उसको बीजेपी अपने कंधे पर ढो रही है। और बीजेपी को नहीं पता है कि जब महीन जातिवादी पार्टी कांग्रेस बहुजनों को गुमराह नहीं कर पाई, एक न एक दिन बहुजन समाज के लोग समझ गए। लालू यादव किसके खिलाफ लड़ रहे थे? नीतीश कुमार, शरद यादव, मान्यवर कांशीराम साहब, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू। तब कोई बीजेपी थी? तब कांग्रेस के जातिवाद और मनुवाद था। अब बताइए, कांग्रेस, सोचिए, कांग्रेस को अमेठी सीट से लड़ाने के लिए एक शर्मा जी मिले, कोई दलित पिछड़े नहीं मिला। अब जाकर वायनाड, राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ रहे हैं और वो रायबरेली से सांसद रहेंगे। वायनाड में उनको दूसरा कोई नहीं मिला है, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कम से कम इससे अच्छा तो अखिलेश यादव हैं, अपने तो अपने होते हैं। अखिलेश यादव ने एक लकीर खींची है अयोध्या में, जिस तरह से उन्होंने सीटें दी, किसको? एक शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को, पासी जी को चुनाव लड़ाया और वो जीते। तो कांग्रेस का इतना महीन जातिवाद होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि जनता आप सब समझे। सोचिए, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी गए थे खड़गे जी के घर। ये है डर। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। एक समय था जब सीताराम केसरी को पार्टी दफ्तर से फेंकवा दिया जाता था। एक समय था जब तारिक अनवर को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। एक समय था जब शरद पवार को नई पार्टी बनानी पड़ी थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद, जो महीन जातिवाद है वो कांग्रेस करती है, बीजेपी तो नाहक बदनाम है। और अगर बीजेपी ने अब भी कांग्रेस के पाप को नहीं छोड़ा तो बीजेपी को भी कोई बचाएगा नहीं, क्योंकि बहुजन अब बहुत जागरूक हैं। दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि जातिवाद से कैसे लड़ना है। अब आपको लेके चलते हैं नीट पर। नीट का पहला शिकार इस देश में एक दलित बच्ची बनती है, जो दलित बच्ची केरल की थी। दरअसल इस देश में 70-80 के बाद पढ़ना लिखना बैकवर्ड ने शुरू किया, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ 90 के बाद, 92 के बाद, जब ओबीसी के बच्चे स्कूल कॉलेज में निकलने लगे, तब उसी दौरान पीवी नरसिम्हा राव नाम के एक ब्राह्मण मुख्य प्रधानमंत्री ने और मनमोहन सिंह के साथ मिलकर प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी इस देश में। उसके बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी में उसी दौर में कपिल सिब्बल नाम के एक ब्राह्मण वकील ने कोलिजियम सिस्टम का केस जीता, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम व्यवस्था लागू हुई। कौन सा प्रधानमंत्री थे? ये सब कांग्रेस के लोग थे। और सोचिए, एक समय आया जब यूपीए 1 में, मैं ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा, यूपीए 1 में रामविलास पासवान, लालू यादव, बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोग थे। अर्जुन सिंह ने फिर से ओबीसी को, आरक्षण को कॉलेज यूनिवर्सिटी में लागू किया। लेकिन जैसे यूपीए 2 की सरकार आई, कांग्रेस 20 के करीब सीट जीती यूपी में, उसका जातिवाद फिर से शुरू हो गया, जैसे अब जातिवाद शुरू हो चुका है। और सबसे पहला काम कांग्रेस ने किया कि 3 ब्राह्मण समाज के नेता, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम और उसके बाद प्रणब मुखर्जी, इन्होंने सत्ता को कंट्रोल किया और अर्जुन सिंह जैसे राजपूत को मरने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी के बाद नीट आया। इस देश में 10,000 मेडिकल की सीटें हैं यूपी में। पहले पीएमटी होता था, राज्य सरकार एग्जाम लेती थी, स्टेट बोर्ड का। आज नीट में आपके बच्चे को एग्जाम देना है, जो सीबीएसई से आपका, मैं बिहार बोर्ड का छात्र हूं।
मेरा सिलेबस अलग है, मैं यूपी बोर्ड का छात्र हूँ, मेरा सिलेबस अलग है, मैं झारखंड बोर्ड का छात्र हूँ, मेरा सिलेबस अलग है, और मुझे कहा जा रहा है कि नहीं सीबीएसई के पैटर्न पर आप एग्जाम दो। तो ये सबसे बड़ा पाप कपिल सिब्बल जब एमएचआरडी में मंत्री था तो इस शख्स ने किया, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, जानते हैं किनको? सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा एक दलित बेटी को, एक शेड्यूल कास्ट बच्ची को जो केरल की थी। जानते उसका खामियाजा क्या था? अनुसूचित जाति की शेड्यूल कास्ट की अनीता ने तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 98% स्कोर किया था। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये 3 वो मुजरिम है, दोषी हैं, जिनकी वजह से आज नीट है और आज पेपर, और यही बीजेपी को भी डुबाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब कांग्रेस के पापों से मुक्ति नहीं पाई, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे पीएसयू कंपनियों को बेचना हो, ये सारे पाप कांग्रेस के किए धरे हैं, और जिसको बीजेपी आगे ले जा रही है, और बीजेपी भी एक दिन बहुजनों की सरकार आएगी। तो अनुसूचित जाति की अनीता ने तमिलनाडु स्टेट बोर्ड में 12वीं की परीक्षा 98% लाई थी। दिहाड़ी मजदूर की बेटी को डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा में बैठना अनिवार्य कर दिया गया। करने वाला कौन था? यही कांग्रेस की सरकार थी और कपिल सिब्बल। कांग्रेस एवं वर्तमान सपा राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, आज ये कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी का सांसद है। सहयोग से बने संस्थान नीट में अनीता के कम अंक हासिल हुआ। अनीता तमिलनाडु बोर्ड से थी, उसको सीबीएसई पैटर्न पर एग्जाम देना पड़ा। अनीता ने नीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और नीट के खिलाफ अकेले भिड़ गई। आज भी एक बैकवर्ड मुख्यमंत्री स्टालिन लगातार लड़ रहा है। अनीता का दमदार तर्क था, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का पाठ्यक्रम और नीट के पाठ्यक्रम में कोई समानता नहीं। नीट में बैठने के लिए कोचिंग क्लास करना मजबूरी है। 2 लाख से लेकर 10 लाख तक कोचिंग का क्लास नीट की पढ़ाई के लिए वसूल लेते हैं। राज्यों के बोर्ड में बेहतर अंक हासिल करने के लिए ग्रामीण छात्र नीट में असफल हो जाते हैं। सोचिए, आज वकील का एग्जाम देना है तो आपको कलैट देना होगा, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो सीयूटी देना होगा, आपको डॉक्टर बनना है। सोचिए, मैं हिंदी का छात्र हूँ, मैं तमिल में पढ़ता हूँ, कन्नड़ में पढ़ता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे अंग्रेजी में एग्जाम देना पड़ेगा। और यही नहीं, इस कपिल सिब्बल नाम के शख्स ने यूपीएससी का पैटर्न बदल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में नीट के पक्ष में बहस करने के लिए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम खड़ी हुई। नलिनी ने अपनी बहस में कहा, मेडिकल एडमिशन नीट के परीक्षा के तहत ही होना चाहिए। नीट के पक्ष में केस जीतने के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा था, नीट के खिलाफ आगे कोई भी अपील केवल भगवान से ही की जा सकती है। नलिनी चिदम्बरम वही पी चिदम्बरम की पत्नी जो कांग्रेस के नेता जिसको अमित शाह ने जेल में डाला था। नलिनी चिदम्बरम केस जीत गई। नीट यानी कांग्रेस ने नलिनी को करोड़ों रुपए फीस दी और हारने वाली अनीता ने 9 दिन बाद 1 सितंबर 2017 को अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। नीट ने पहली जान ली थी एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का जो 10+2 में 98% नंबर लाती थी। ये राहुल गांधी और उसकी फैमिली को शर्म आनी चाहिए, और अखिलेश यादव की भी सोचना चाहिए कि ऐसे घृणित आदमी को, ऐसे अपराधी आदमी को, जिस तरह की अपराध स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला के साथ किया, उसी तरह का अपराध ये कपिल सिब्बल की वजह से अनीता सुसाइड करने के लिए मजबूर हुई। और ऐसे आदमी को आजम खान के कहने पर अखिलेश यादव ने संसद भेजा, क्योंकि आजम खान को जमानत मिलवाया गया था। ठीक कहते हैं दिलीप मंडल कि ये लोग आपको एक तरफ कोर्ट में घसीटेंगे ताकि आप कोर्ट में फंसे रहें। अनीता की लड़ाई नीट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की थी। उनके संघर्ष का उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो आज समीक्षा और सुधार की मांग कर रहे हैं। नीट स्थानीय माध्यमों, ग्रामीण बस्तियों, ज्यादातर SC, ST, MBC जातियों में आने वाली पहली पीढ़ी के परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थित बाधा है। नीट को खत्म करने की मांग होनी चाहिए, नहीं तो नीट हमारे होनहार ग्रामीण और गरीब बच्चों का भविष्य खत्म करता रहेगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये वो 4 लोग हैं। और ये सब बात बोलता हूं तो आप लोग को बीजेपी और कांग्रेस लगता है, आपके पेट में दर्द होता है। आज इस देश के करोड़ों बच्चे जो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, OBC हैं, वो एक डॉक्टर नहीं बन सकते हैं कपिल सिब्बल की वजह से। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो रहा है तो कपिल सिब्बल की वजह से। पहले हर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला, अपना एग्जाम होता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी पैनल में, मार्क्स के बेसिस पे एग्जाम दाखिले मिलते थे। ये सब कुछ, ये जो घोर जातिवादी मनुवादी लोग हैं, इनका नाम पता चलना चाहिए आपको।
और इस पर न रवीश कुमार, न पुण्य प्रसून वाजपेयी, न अभिषार शर्मा, कोई सवर्ण पत्रकार नहीं बोलेगा। और मैं एक दिन राहुल गांधी से मिला था, मैंने उस शख्स को जब ये सब बातें कहनी शुरू की तो झेप गया। राहुल गांधी के पिता ने 2 घंटे तक पानी पी पी कर ओबीसी आरक्षण के खिलाफ बोला था। ज्योति बसु ओबीसी आरक्षण के खिलाफ थे, आज भी ममता बनर्जी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है, आज भी जाति जनगणना के खिलाफ हैं। तो सवर्ण समाज के लोग किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी का विरोध करने का मतलब ये नहीं कि वो बहुजन के पक्ष में हो। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से, कि 90% मुस्लिम आबादी ओबीसी कम्युनिटी में आता है। ओबीसी, आप एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बन पाएंगे ओबीसी की वजह से। पश्चिम बंगाल रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई, 60 अधिकारी। सोचिए, आज पुरुषोत्तम वैष्णव पर सवाल उठा रहे, लालू यादव रेल मंत्री थे, शानदार काम किया था, यूपी 1 की सरकार थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आता है कि अगर किसी को 2 साल की सजा हो जाती है तो उसका राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा, संसद विधायक से इस्तीफा देना पड़ेगा, या आप मुखिया हो, सरपंच हो, आपको रिजाइन करना पड़ेगा। और ये सबसे पहले लालू यादव पर लागू हुआ, और ये पाप भी कांग्रेस की सरकार के समय हुआ। और इस पाप में तो सीधे सीधे राहुल गांधी का हाथ रंगा हुआ है। उसके बाद अध्यादेश लाया जा रहा था, सोनिया गांधी अध्यादेश करवा रही थी, और वो अध्यादेश यंग मैन राहुल गांधी ने फाड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। और उसके बाद से आज तमाम दलित पिछड़े बैकवर्ड की राजनीति खत्म हो रही है। तो ये सब बात आप ही, अरे बीजेपी तो बगल बच्चा है, आरएसएस का बेटा है, ये आरएसएस की मां तो कांग्रेस है। और सोचिए, देवेश जी, एक ठाकुर है देवेश ठाकुर, नीतीश कुमार के सांसद, वो कह रहे हैं कि मैं किसी यादव और मुसलमान का काम नहीं करूंगा। इसमें नया क्या है? तो पप्पू यादव ने कहा है कि ऐसे मत बोलिए, और तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सोचिए, ईवीएम, आज ईवीएम पर हंगामा कट रहा है। आपको पता है ईवीएम कौन लेकर आया? कौन लेकर आया ईवीएम? राहुल गांधी की दादी, राहुल गांधी के पिता। और पूरे देश में लागू किसने किया? 400 सीटें जीत के आए थे राजीव गांधी, और ईवीएम का उन्होंने बिल पास किया, वाजपेयी ने लागू किया पूरे देश में। जब मान्यवर साहब ने नारा दिया कि 100 में वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, और 400 सीट जीतने वाले राजीव गांधी को अगली बार चुनाव हरवा दिया था। जिस दिन बहुजन समाज के नेता सड़कों पर निकलने लगे, इन सब का पाप मैं गिनाऊंगा, पूरे 5 साल में कांग्रेस के पाप गिनाऊंगा। और बीजेपी ने अगर इन पापों से मुक्ति नहीं पाई तो बीजेपी भी नहीं टिकेगी। इस बार बीजेपी के खिलाफ बैकवर्ड दलित पिछड़ों ने वोट किया है। पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हो गया, कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कई यात्री घायल हो गए हैं। सोचिए, कल्पना कीजिए कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री होता और रेल मंत्री होता तो अब तक इस्तीफा ले लग गया होता। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की भिड़ंत में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें गरीब लोग सफर करते हैं। और सोचिए, एक सवर्ण सांसद की भाषा क्या है। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बोल बोले, यादव मुसलमानों के लिए काम नहीं करेंगे। प्रियांशु ने इसमें कुशवाहा भी जोड़ दिया है। तो सोचिए, ये बिल्कुल देवेश चंद्र ठाकुर को मैं सैल्यूट करता हूं, ये ज्यादा ईमानदार आदमी है। इस देश में जातिवाद इसी तरह से, कोई पार्टी में हो, अगर सवर्ण समाज का सांसद है तो वैसे भी दलित पिछड़, चपरासी काम नहीं करता ही तो सांसद है। रेल दुर्घटना को न रोक पाने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का सह प्रभारी बना दिया गया है। तो सोचिए, इस तरह से ये तमाम जो पाप है वो कांग्रेस के हैं। आज जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र और संविधान की जड़ें जो हैं वो कमजोर है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। और ये है वो मासूम बच्ची जो नीट की पहली शिकार बनी थी। आज 24 लाख बच्चे नीट के शिकार हुए हैं। पता तो कीजिए एनटीए का हेड कौन है, उसकी जाति क्या है। और इसके लिए सबसे बड़ा मुजरिम कपिल सिब्बल है। सबसे, एनटीए उन्होंने ही लाया था, और अगर बीजेपी ने खत्म नहीं किया तो और मुश्किल होगी।
और सोचिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए क्रांति कुमार ने एक शानदार पोस्ट लिखा है कि किस तरह से नीट की वजह से आज 24 लाख बच्चे, खासकर जो पिछड़े दलित बच्चे नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार ने साल 2010 में नीट की अवधारणा रखी। नीट को क्यों लाया गया? स्टेट बोर्ड के अंतर्गत स्थानीय भाषाएं पढ़ने वाले छात्रों को डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोकने के लिए नीट सिस्टम लाया गया। राज्यों की भाषा में पढ़ाई सरकारी स्कूलों में होती है, जहां ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के गरीब छात्र पढ़ते हैं। नीट किस तरह स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहा है? नीट का पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। नीट का पेपर 720 का होता है। राज्य के स्टेट बैंक का नीट से बिल्कुल अलग होता है। प्रमाणिक 2018 के नीट परीक्षा में 600 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले 3000 छात्र अंग्रेजी मीडियम से थे, केवल एक छात्र राजभाषा से था। प्रमाण 2, 500 से ज्यादा अंक पाने वाले 23,000 छात्र अंग्रेजी मीडियम के थे और सिर्फ 84 हिंदी के, दूसरे वर्नाकुलर लैंग्वेज के। मैं फिर कह रहा हूं, ये तमाम पोस्ट हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। अनिल जय हिंद है, सबसे चुके हुए कारतूस है, आजकल राहुल गांधी के बड़े सिपहलसार हैं। जब मैंने राहुल गांधी को कहना शुरू किया, इन्होंने मुझे कहा था मिलने के लिए, जब मैंने इनको कहना शुरू किया कि आपको एक भी सवर्ण वोट नहीं, राहुल गांधी खुद कह रहे थे कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देवेश चंद्र ठाकुर ही नहीं, बल्कि जितने भी ब्राह्मण को जानता हूं उनमें अपवाद को छोड़कर सभी श्रेष्ठता बोध में जीते हैं। शुक्र है समाजवादी आंदोलन हुआ कि नाक भौसी करते हुए साथ में बैठना पड़ता है, वरना ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं पूछते। आप अच्छा कर रहे हैं, आपके पीछे पालतू कुकुर। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने ट्वीट किया देवेश चंद्र ठाकुर। सोचिए, एक सवर्ण सांसद सीधे सीधे कह रहा है कि वो अल्पसंख्यक और ओबीसी का काम नहीं करेगा। जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोला, कुशवाहा यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। देवेश चंद्र ठाकुर भवन टोली से आते हैं, इसके जात बिरादरी में ही जातिवाद ठूस कर भरा हुआ है। जब बिहार विधान परिषद के सभापति थे तब भी ये जातिवादी ही कार्य करते थे। विधान परिषद के अधिवक्ता पैनल के गठन में उन्होंने 10 से 8 संख्या सुझाव। ये तो अपना ही खोटा सिक्का है नीतीश जी, नहीं तो ऐसे लोगों को तो पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था। खैर, ये समस्या सारे बैकवर्ड और दलित की है। बिहार के ईओयू कह रही कि नीट परीक्षा के मूल प्रश्न पत्र के लिए एनटीए को 3 रिमाइंडर भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कॉपी नहीं दी गई है। इसकी जांच अटकी पड़ी है। समझ नहीं आया कि एनटीए क्यों नहीं भेज रहा है। तो सोचिए किस तरह से आईआईटी हो, आईआईएम, अब तो यूपीएससी का एग्जाम लीक करेंगे ये लोग। वहां भी 80-90 सीटों की चोरी करते हैं। और ट्रेन दुर्घटना आज बड़ी खबर है, और देश को एक ऐसा बैकवर्ड सांसद मिला है जिसके सोशल मीडिया को आप फॉलो कीजिए, और उनका नाम है लालजी वर्मा। लालजी वर्मा की पूरी राजनीति बीएसपी से शुरू हुई। बीएसपी के वो पिछले समय तक थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। इस बार अंबेडकर नगर से सांसद बने हैं। और क्या कीन ऑब्जर्वेशन है, एक पत्रकार से ज्यादा। मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक से अपील करता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर राय की तरह लालजी वर्मा को आप फॉलो कीजिए। बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े के अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा मुखर होकर कोई सांसद बोल रहा है सोशल मीडिया पर, तो वो लालजी वर्मा जी जैसे लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 79% अपर कास्ट हिंदुओं ने वोट किया है। सोचिए, ये तमाम जातिवादी, मनुवादी पत्रकार, ये जो तमाम लोग जो बैठ के कहते थे कि दलित बीएसपी को वोट करता है, पिछड़ा जो है वो वोट करता है सपा, बसपा, आरजेडी को, मुसलमान कांग्रेस को। अब समझ में आया है कि सवर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के 90-95% लोग बीजेपी को वोट करते हैं। तो क्या ये जातिवादी, मनुवादी मीडिया आप कहेगी कि सवर्ण समाज किसका वोट बैंक है? और बीएसपी को सिर्फ 1%, अदर को 4%, इंडिया को 16% और 79% इन्होंने वोट किया। और ये भी आंकड़ा फर्जिए है। इसलिए कहता हूं जाति जनगणना हो जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये तमाम खबरें। और सोचिए, आज एक यूपीएससी का आज एग्जाम था, 9:30 बजे एक बच्ची गई एग्जाम देने, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। पेपर लीक हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं जो कांग्रेस दबे छुपे करती थी, बीजेपी डंके के चोट पर करे। और सबसे भयानक खबर, 60 साल में कांग्रेस ने और 15 साल में बीजेपी ने देश को कहां खड़ा कर दिया। सोचिए, 2013 में 80% संपत्ति सवर्ण समाज के पास थी।
80%, 2014 में 78%, 15 में 78%, 16 में 79%, 17 में 80%, 2018 में 81%, 2019 में 81% और 2022 में 88%, मतलब 90% संपत्ति जो है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है और 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है, जिसमें ओबीसी 9% और एससी 2%। तो सोचिए, इस देश में जमीन, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, स्पोर्ट्स, सिनेमा 10% सवर्ण समाज के पास, जनरल कैटेगरी के पास 90% संपत्ति है। ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लालू यादव ने भी ट्वीट किया है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार जो बीजेपी के खिलाफ है वो ये सब बातें बोल दे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो 90% बहुसंख्यक आबादी जो एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक है, किसान है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं, इंजीनियर भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया कहीं नहीं है और उनके पास सिर्फ 10% संपत्ति है। तो इस देश में 90% संपत्ति जो है वो 10% लोगों के पास है, सवर्ण समाज के पास, और 10% संपत्ति 90% गैर सवर्ण के पास है। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग की देश में क्या हालत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक इस पर बात नहीं करेंगे तब तक आपके दिन दशा सुधरने वाले नहीं हैं। और नीट का बड़ा मकसद राज्य बोर्ड के स्टूडेंट को डॉक्टर बनने से रोकना था। नीट का सिलेबस सीबीएसई का है। नीट के बाद भारतीय भाषा में पढ़ने वाले बच्चों को डॉक्टर बनना बंद हो गया। कांग्रेस ने पाप किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के पाप को अपने माथे से न उतारने का अपराध किया है। तो सबसे खरी खोटी अगर कोई बोलता है तो दिलीप मंडल। इसलिए चाहे ईवीएम हो, चाहे नीट हो, चाहे सीयूटी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, ये सारे पाप कांग्रेस के किए धरे हैं, जिसको बीजेपी अपने माथे पर सजा के घूम रही है। लेकिन मैं आशान्वित हूं, देर सवेर दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक के बच्चे जब स्कूल कॉलेज में जाएंगे तो वो इन चीज़ों को समझेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आज भले बीजेपी सत्ता में और ये है वो लालजी वर्मा, इनको फॉलो कीजिए आप लोग। इस देश के सबसे तेज तरह परीक्षा पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह के सारी परीक्षाओं जो इन्होंने एजेंसी हायर की, उस एजेंसी ने भी अब इसके दबाव में, और सारी एजेंसियां एक ही देश की हैं। अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे, हम नाम और नहीं लेंगे, लेकिन सारी एजेंसियों का बेस एक है, बड़े पैमाने। तो ये लालजी वर्मा है, इनको जरूर सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और शुक्रिया लालजी वर्मा जी, आपने जिस तरह की तत्परता आप दिखा रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर, और देश की दौलत में एससी एसटी का हिस्सा 2% बढ़ा, ओबीसी का घटा। तो सोचिए 90% सवर्णों के पास संपत्ति है, जिनकी संख्या सिर्फ 10% है। और 10% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 89% अमीर सवर्ण है। पिछले 8% दलित और आदिवासी 3%, पिछड़ों की आबादी 50% है। दलित 18%, आदिवासी 8% है। थोड़ा सा नौकरी में रियायत ले लिया तो कौन सा बड़ा फर्क पड़ गया जो बर्दाश्त। कैसे देश में सुख शांति और प्रगति होगी? इसको पढ़ते तमाम सवर्ण ट्रोल करेंगे, मैं जानता हूं। तो देश में 89% अमीर सवर्ण है। सोचिए, तो इस देश की सारी संपत्ति सवर्ण समाज के पास है। और अगर आप ये लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो आपकी नस्लें आने वाले समय में मजबूर हो जाएंगे। और पूछिए रवीश कुमार से, जिसको आप अपना चहेता पत्रकार मानते हैं, प्रसून वाजपेयी से, अभिसार शर्मा से, अजीत अंजुम से, क्या इस पर वो बोलेंगे? सैम पित्रोदा ने कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, और सैम पित्रोदा बैकवर्ड समाज से हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि इनके ही आका राजीव गांधी का ये सब किया धरा है। और आज बकरीद है, बड़ा लोगों को जानवर से प्यार आ रहा है। अनिल यादव ने अच्छा लिखा है, मेरे गांव में राम आश्रय पांडे जी 2 साल पहले मुर्गी फार्म खोले। कुक्कुट पालन उद्योग के वास्ते लोन और सब्सिडी भी सरकार ने दी है। हर 2 महीने पर 10,000 चिकन बेचते हैं, मोटा मुनाफा कमाते हैं। इस बिजनेस में उनकी गरीबी दूर हो गई। इस धंधे की कोई जीव हत्या बोलेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। सोचिए,
आज भी मेरा घर बकरी पालन से चलता है। जो पशु प्रेमी है वो मुझे 50,000 रुपया 1 लाख रुपया दें। ये तमाम दलित पिछड़े आदिवासी, कल कहेगा कि मछली खाना पाप है। तमाम दलित पिछड़े किसान अल्पसंख्यकों के पेट पर लात मारा जा रहा है, ये समझिए। और एलन मस्क ने कहा है कि ईवीएम हैक होता है, ये कौन सी नई बात है। बावन मिश्राम इसकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। तमाम दलित पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस मीडिया, मनुवादी मीडिया की नींद तब खुलती है जब एलन मस्क बोलता है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में किस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशन को हाईजैक कर लिया गया है जाति की वजह से। और जब तक रिजर्वेशन लागू नहीं, सोचिए यूपी में 67 मेडिकल कॉलेज है, 67, 10,000 सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा यूपी वालों को नुकसान होता है क्योंकि उनके बच्चे नहीं डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उनको एग्ज़ाम अंग्रेजी में देना है, नीट में देना है। और आज की बड़ी खबर है, जिस तरह से ट्रेन दुर्घटना हुई है उसको लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि लालू यादव को बेदखल किसने किया। और अखिलेश यादव मांग कर रहे हैं कि नीट से, उनका तो इतना ना छायावाद में ट्वीट होता है कि क्या कहा जाए। वो लगातार कह रहे हैं कि नीट के एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए, सिर्फ एग्ज़ाम न रद्द किया जाए, नीट भी रद्द कर दिया जाए। जब तक नीट रद्द नहीं होगा, और इस देश को जानना चाहिए कि नीट लाने वाला शख्स कौन है, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कौन? कांग्रेस के पूर्व मंत्री। और कांग्रेस के पूर्व मंत्री अब वर्तमान में सांसद किसी हैं? अखिलेश यादव के। तो मैं जब तक हूं तब तक आपको सच्चाई से रूबरू कराता रहूंगा। और बाकी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि ईवीएम भी चलता है, मोबाइल पर ओटीपी आता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।